मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका पढ़ रहे हैं। भारत की जो न्यायपालिका है इसकी गिनती विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से की जाती है। भारत की न्यायपालिका ने 1950 से ही संविधान के संरक्षण और संविधान की व्याख्या करने का कार्य शुरू कर दिया। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या व्यवस्था है और न्यायपालिका की क्या संरचना है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या व्यक्ति प्रतिष्ठान समाज, कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही इन विवादों का सुलटारा करती है, हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है। पहले टॉपिक अपना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए। पहला, सरकार के अन्य न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाए और न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के कार्य कर सके, जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका के कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचाए, इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब दूसरा ये है कि सरकार के अन्य अंग हस्तक्षेप नहीं करें। न्यायपालिका के जो कार्य है, न्यायपालिका का जो काम करने का तरीका है, उसमें सरकार के दूसरे अंग हस्तक्षेप नहीं करें। तीसरा, न्यायाधीश बिना भेदभाव के कार्य करें, न्यायाधीश निष्पक्ष होकर के बिना किसी भेदभाव के न्यायिक कार्य कर सके, इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा जा सकता है, इसके लिए क्या विशेष प्रावधान है, वो है सबसे पहले नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसे कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा बच्चों, निश्चित कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है या फिर 5 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष या 5 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। तो इसलिए इनको इनका निश्चित कार्यकाल दिया गया, उससे पहले इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं। फिर संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होगी। अगर न्यायाधीशों के खिलाफ सिद्ध कदाचार या असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, सामने आता है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके आचरण के खिलाफ, कभी उनके निर्णय के खिलाफ कभी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। फिर एक कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है, अलग रखा गया है, ताकि वो स्वतंत्र होकर के कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपने अधीन न्यायालयों में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष व्यवस्था। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कॉलेजियम व्यवस्था की आवश्यकता क्यों महसूस हुई बच्चों? क्या प्रारंभ से ही जब से अपना न्यायालय बना है कॉलेजियम व्यवस्था थी? नहीं, पहले अपने यहाँ ये था परंपरा थी कि जो सर्वोच्च वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसे सर्वोच्च न्यायालय का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया गया। 1973 और 75 में वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर के अन्य न्यायाधीशों को न्यायाधीश बनाया गया। तो इस स्थिति में विवाद उत्पन्न होने लगा और जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 1984 से लेकर के 1998 तक ऐसी ही स्थिति चलती रही। लेकिन 1998 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में स्वयं न्यायपालिका से सुझाव मांगा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस कॉलेजियम व्यवस्था का सुझाव दिया। अब कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कौन कौन होते हैं इसमें? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं, जो ये निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि अगला न्यायाधीश कौन होगा, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय में। इस कॉलेजियम के सुझाव पर, परामर्श पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था काफी सशक्त होकर के उभरी है और न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हीं का परामर्श अब चलने लगा है। इनकी परामर्श की अवहेलना नहीं की जा सकती।
99वां संवैधानिक संशोधन आयोग, जैसा कि आपने सुना होगा बच्चों, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, वो इसी से संबंधित था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया, अधिनियम पारित हो गया, पास भी हो गया और इसे लागू कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी न्यायपालिका ने इसे असंवैधानिक करार दिया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बर्खास्त कर दिया गया। और वर्तमान में भी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, अन्य न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। तो वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था काफी शक्तिशाली होकर के उभरी है, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका, इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर? सिद्ध कदाचार। अगर न्यायाधीशों का आचरण उनके पद की गरिमा के अनुसार नहीं है या फिर असमर्थता, उनमें कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत के आधार पर। 1991 ईस्वी में न्यायाधीश रामास्वामी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए कॉलेजियम व्यवस्था बहुत ही सशक्त है, ताकि निष्पक्ष होकर के कार्य कर सके। अब हमारी न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसके बाद में उच्च न्यायालय होगा, फिर इसके बाद में जिला न्यायालय और उसके बाद में अधीनस्थ या सेशन न्यायालय होते हैं। तो वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। थैंक यू।